जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी के सभी। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी बिल्कुल मस्त होंगे। आप सभी की पढ़ाई लिखाई एकदम मस्त चल रही होगी। आप सभी एग्ज़ाम 2026 के लिए एकदम सीरियसली पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपके एग्ज़ाम को और आसान बनाने के लिए लेकर चला आया हूँ आज सामाजिक विज्ञान के एक और नया ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान में ये जो है ये हिस्ट्री का पेपर है। हिस्ट्री मतलब इतिहास का पेपर है। इतिहास का जो सबसे पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। आज के चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। और यूरोप में राष्ट्रवाद से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे के सारे प्रश्नों को लेकर चला आया हूँ। आप सभी ने एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मेरा मन एकदम छोटा हो जाता है। तो आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब तो कम से कम करना बनता है। चलिए देखते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, बिल्कुल भी आगे देखते हैं। क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, पहला हमारा क्वेश्चन कहता है कि जर्मन राइंग राज्य का निर्माण किसने कराया था? जर्मन राइंग राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, कि नेपोलियन थर्ड ने, कि बिस्मार्क ने? जर्मन राइंग राज्य का निर्माण किसने करवाया था? तो देखो, जर्मन राइंग राज्य की बात करेगा ना, तो जर्मन राइंग राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने करवाया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइंग राज्य का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली समष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली समष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? यूरोप में राष्ट्रवाद सबसे पहले मतलब कब से शुरू हुआ था? कब से शुरू हुआ था? 1889 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, कि इनमें से कोई नहीं? तो देखो, कुछ तो इनमें से होगा। जैसे ही देखो जी, इसकी अभिव्यक्ति कब हुई थी? जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। कब में? उन 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी ना, उसी टाइम से यूरोप में शुरू हो गया था। यूरोप में मतलब फ्रांस के जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1889 में, उसी से शुरू हुआ था यूरोप में राष्ट्रवाद। अगला देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यूरोप के मरीज किस देश को कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, मतलब ऐसा कौन सा देश है जिसे यूरोप का मरीज कहते हैं? ऐसा कोई एक देश है जिसे हम यूरोप का मरीज कहते हैं। तो वो कौन सा देश है? प्रसा को, ऑस्ट्रिया को, तुर्की को, कि ब्रिटेन को? तो देखो, यूरोप के मरीज न तुर्की को कहते हैं। यूरोप के मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, ठीक है। तुर्की हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? आप सभी ने एसटी तो कम से कम पढ़ते ही होंगे। एसएसटी तो आपसे बढ़िया से बढ़िया पढ़ते होंगे। तो कह रहा है मेटरनिक का पतन कब हुआ था? मेटरनिक का पतन कब हुआ था? मार्च 1848 में, अप्रैल 1848 में, मई 1848 में, कुछ जून 1848 में? तो देखो, मेटरनिक का पतन का मतलब मेटरनिक कब मर गया था? तो मेटरनिक का पतन हुआ था मई 1848 में। मई 1848 में मेटरनिक का पतन हो गया था। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? किस वंश की स्थापना? शासक मतलब कह रहा है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? और आर्लिया वंश, बुर्बो वंश, हैब्सबर्ग हैब्सबर्ग की जारशाही किसकी हुई थी? देखो, तो अगर फ्रांस में ना, सा- फ्रांस में अगर पुनर्स्थापना की बात करेगा तो बुर्बो वंश आया था। बुर्बो वंश जो हुआ था, बुर्बो वंश, इस वंश के पुनर्स्थापना किया गया था वियना कांग्रेस एक सम्मेलन हुई थी उसके दौरान हुआ था। और वियना कांग्रेस कब हुई थी? 1915 में। वियना कांग्रेस हुई थी 1915 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इटली एवं जर्मनी एकीकरण के विरुद्ध कौन था? इटली एवं जर्मनी एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? मतलब सारे देश चाहते थे कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो जाए, लेकिन एक ऐसा देश था जो चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं हो। कौन सा? प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया की इंग्लैंड? तो देखो, सारे देश चाहते थे, लेकिन एक देश ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था, ऑस्ट्रिया इसके खिलाफ में था। ऑस्ट्रिया इसके खिलाफ में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था?
मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना चेका से, लाल कुर्ती की कार्बोनरी से। तो मेजनी ने किसका निर्माण किया था? लाल सेना की बात करेंगे। लाल सेना की बात किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। तो जो मेजनी का संबंध था वो कार्बोनरी से था। कार्बोनरी से मेजनी का संबंध था। कार्बोनरी हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन एक किसकी संस्था थी? जालवेरिन एक संस्था थी किसकी? व्यापारियों की, क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, क्रांतिकारियों की, बुद्धिजीवियों की, सामंतों की। देखो जालवेरिन जो एक संस्था थी, तो जालवेरिन में ना एक सब बड़े बड़े लोग होते थे, सब बिजनेसमैन होते थे। तो वो व्यापारियों की संस्था थी। जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। ठीक, जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? किस देश के साथ हुई थी? हंगरी, तुर्की, यूनान, पोलैंड, किसके साथ हुई थी? तो देखो, अगर बात करेगा एड्रियानोपुल की संधि को, एड्रियानोपुल की संधि, तो एड्रियानोपुल की संधि किसके बीच हुई थी? तुर्की के बीच हुई थी। तुर्की के साथ हुई थी। तुर्की के साथ, तुर्की के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियोजित किया था? काउंट कब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल को एक पद पर रखा था। वो पद कौन सा था? कौन सा? गृह मंत्री, सेनापति, फ्रांस का राजदूत की प्रधानमंत्री। तो काउंट काबूर ने ना विक्टर इमैनुअल को पीएम के पोस्ट पर रखा था। पीएम, पीएम मतलब प्रधानमंत्री। पीएम, पीएम के पद पर रखा था। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के पद पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जो गैरीबाल्डी था वो पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था, किसान था, सैनिक था कि दार्शनिक था? तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? किस महादेश? दक्षिणी अमेरिका, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका की, पश्चिमी एशिया में। तो देखो, आज के डेट में ना इटली और जर्मनी जो है वो आ जाते हैं यूरोप में। अब वैसे भी हम यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं, तो ये कहाँ में आएंगे? यूरोप में। ठीक है, तो आज के डेट में ये यूरोप में आते हैं, यूरोप में के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? किसने यह नीति को बनाया था? हिटलर ने, विलियम प्रथम ने, बिस्मार्क ने कि मेजनी ने? तो देखो, रक्त एवं लौह की नीति को ना बिस्मार्क किया था। बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का जो था साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तुर्की, इंग्लैंड, जर्मनी की, यूनान। तो देखो, यूरोप वासियों ने ना बहुत कुछ सीखा है यूनानों से, यूनानियों से बहुत कुछ सीखा है। यूनान वालों से यूरोप वासियों ने बहुत कुछ सीखा। हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, यूनान। सही आंसर हो जाएगा डी, यूनान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बाबा, वीवीआई क्वेश्चन है। 2021 में पूछा है, बहुत बार पूछा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में, 70 में, 66 में कि 64 में? तो देखो, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, देखिए, अगला क्वेश्चन में पढ़ने से पहले आपको हम बता देते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितना सही कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 का रखिए, इटली किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस युद्ध के बाद? प्रसा डेनमार्क युद्ध, सिडोवा का युद्ध। अगला है ऑप्शन हमारा सेडोक युद्ध, क्रीमिया युद्ध। अगला है हमारा ऑप्शन क्रीमिया युद्ध। तो हम सही आंसर क्या होगा? तो देखो, युद्ध जो हुआ था ना,
वो युद्ध हुआ था हमारा, युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध? सीडान के युद्ध। सीडान के युद्ध जब समाप्त हुआ था, तब जाके कहीं सीडान के युद्ध के बाद कहीं जाके हमारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था, जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि यंग यूरोप, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? काबुर ने, बिस्मार्क ने, मेजिनी ने, कि गैरीबाल्डी ने? किसने किया था? देखो, यंग यूरोप की बात करेगा तो यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? हमारा यंग यूरोप की स्थापना करने वाले थे मेजिनी। यंग यूरोप की स्थापना करा था किसने? मेजिनी ने। मेजिनी ने ही यंग यूरोप की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? मेजिनी ने। यंग इटली की स्थापना किसने किया था? गैरीबाल्डी ने, मेजिनी ने, बिस्मार्क ने, कि काबुर ने? किसने किया था दोस्त? देखो, अगर बात करेगा यंग इटली की और यंग यूरोप की, तो दोनों में ही आंसर मेजिनी होगा। मेजिनी ने ही यंगता मतलब यंग जवानियों में खोज किया था। यंग इटली और यंग यूरोप की खोज किसने किया था? यंग इटली और यंग यूरोप की खोज की थी, मतलब स्थापना किया था इन्होंने, मेजिनी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि सीडान का युद्ध कब हुआ था? सीडान का युद्ध कब हुआ था? सीडान का युद्ध कब हुआ था? 1867, 1868, 1870 के 1871 में। सीडान का युद्ध कब हुआ था? एकदम फटाफट देखना है, जल्दी जल्दी से। सीडान का युद्ध कब हुआ था? तो देखो, सीडान का युद्ध अगर आपको याद होगा तो पढ़े होंगे, हम पढ़ाए होंगे आपको कि 1870 में सीडान का युद्ध छिड़ जाता है। 1877 में सीडान का युद्ध होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? सेडान, सडोवा, साइडाइन में कि फ्रैंकफर्ट में? तो देखो, फ्रांस और प्रसा के बीच में जो युद्ध हुआ था, फ्रांस और प्रसा में जो आपस लड़ाई हुआ था, इनके बीच में लड़ाई जो हुआ था, वो हुआ था हमारा सेडोन में। वो हमारा युद्ध कहाँ में हुआ था दोस्त? सेडोन में हुआ था। सेडोन में, याद रख लेना है आपको, सेडोन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 से 21 है कि वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? आपको बताए थे हम शुरू में कि वियना सम्मेलन की बात करेगा। वियना सम्मेलन, वियना सम्मेलन, तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1915 में, ठीक है। वियना सम्मेलन हुआ था 1915 में। वियना सम्मेलन 1915 में, 1915, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है जी हमारा? क्वेश्चन नंबर है 22। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वियना किस देश की राजधानी है? वियना किस देश की राजधानी है? वियना किस देश की राजधानी है? फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया की रूस का? तो वियना जो देश की राजधानी है, उस देश का नाम क्या है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऐसे ही कभी कभी पूछ जाता है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी होती है हमारी बुडापेस्ट। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर कितना है? 23। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1854, 1855, 1856 के 1860 में? किस वर्ष हुआ था? तो देखो, क्रीमिया का युद्ध हुआ था 1854 में। क्रीमिया का युद्ध हुआ था 1854 में। 1854 में क्रीमिया का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहते हैं कि राष्ट्रवाद की अवधारणा किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण से, धर्म सुधार आंदोलन से, गौरवपूर्ण क्रांति से, कि फ्रांस की क्रांति से? तो देखो, अगर बात करेगा कि राष्ट्रवाद की अवधारणा किस वर्ष से हुई थी, मतलब किस घटना से हुई थी, तो ये हुआ था फ्रांस में जो क्राइसिस हुआ था ना, क्रांति, इसकी वजह से फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, तो क्रांति के कारण इसकी अवधारणा हुई। अगला देखते, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 24-25 नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? क्वेश्चन नंबर है हमारा
नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1889 में, 1791 में, 1801 में कि 1804 में? तो देखो, नेपोलियन संहिता जो लागू की गई थी वो हुई थी हमारी 1804 में। नेपोलियन संहिता 1804 में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि वियना सम्मेलन मतलब वियना कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वियना सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट, लुई अठारहवां, चार्ल्स एल्बर्ट की मेटरनिख? कौन था इसका जी ने वियना सम्मेलन का? तो वियना सम्मेलन का जो मेन मुख्य व्यक्ति था, अध्यक्ष जो था, वो मेटरनिख था। मेटरनिख। अगला देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेटरनिख अवस्था का उद्देश्य क्या था? 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 मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र की स्थापना, प्रजातंत्र की स्थापना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना कि नेपोलियन की पुनर्स्थापना करना? तो देखो, मेटरनिख व्यवस्था का जो उद्देश्य था वो पुरातन व्यवस्था के पुनर्स्थापना करना था। पुरातन जो पुरानी व्यवस्थाएं थी उसका पुनर्स्थापना करना था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, 28 का रहा है क्वेश्चन नंबर कि काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1800 में, 1862 में, 1864 में, 1866 में? तो देखो, काउंट काबूर की जो मृत्यु हो गई थी, काउंट काबूर 1862 में मर गया था। काउंट काबूर की मृत्यु हो गई थी 1862 में। 1862 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? अभी बताए थे आपको, इटली और जर्मनी का एकीकरण में, जो इटली और जर्मनी के एकीकरण में विरोधी था वो ऑस्ट्रिया था। वो कौन सा था? ऑस्ट्रिया था। अगला कह रहा है कि, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? 66 में, 64 में, 70 में कि 71 में? तो देखो, जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद हुआ था 1871 में। 1871 में। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 की लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? बेल्टिनी ने, काबूल ने, गैरिबाल्डी ने कि बिस्मार्क ने? तो देखो, लाल कुर्ती के गठन की बात करेगा तो गैरिबाल्डी किए थे। लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि जोल्बे राइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जोल्बे राइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? जोल्बे राइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1830, 32, 34, 36 किस वर्ष हुई थी जी? तो देखो, जोल्बे राइन की जो स्थापना हुई थी वो 1834 में हुआ था। 1834 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहते हैं कि गैस्टिन की संधि किस वर्ष हुई थी? गैस्टिन की संधि किस वर्ष हुई थी? 1864 में, 1865 में, 1866 में कि 70 में? तो देखो, गैस्टिन की संधि की अगर बात करेगा तो गैस्टिन की संधि, जोल्बे राइन की संधि हुई है 1834 में। और गैस्टिन की जो संधि हुई है, गैस्टिन की संधि हुई है वो हमारे 1865 में। गैस्टिन की संधि कब हुई है? 1865 में। ठीक है, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, इंग्लैंड को कि यूनान को? यूरोपीय संघ का पालना किसे कहते हैं जी? तो देखो, यूरोपीय संघ का जो पालना होता है, यूरोपीय संघ का पालना है यूनान। यूनान। यूरोप वालों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसीलिए हम कहेंगे कि हमारा जो है यूनान है, इसी को सिखाया है बहुत कुछ। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि एड्रियानोपल की संधि किस वर्ष हुई थी? याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि एड्रियानोपल की संधि किस वर्ष हुई थी? 1929 में, 30 में, 31 में, बाकी 32 में? तो देखो, एड्रियानोपल की संधि की बात करेगा तो एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? 1829 में। एड्रियानोपल की संधि 1829 में। देखो, अलग अलग संधियाँ बता देते हैं हम। पहला हुआ हमारा फ्रैंकफर्ट, पूछता है जो है, पहला हमारा है वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन है, वियना है, तो वियना हमारा हुआ था 1815 में। वियना हमारा हुआ 1915 में। फ्रैंकफर्ट हुआ है
1871 में फ्रैंकफर्ट हुआ 1871 में। और रह गया बात ये एड्रियानोपुल की, तो एड्रियानोपुल 1829 में, एड्रियानोपुल 1829 में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि सीडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। सीडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। सीडान का जो युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था। ऑस्ट्रिया और पर्सा के, पर्सा और डेनमार्क के, इटली और रोम के, फ्रांस और पर्सा के बीच। तो देखो सीडान का जो युद्ध हुआ था, सीडान के युद्ध में जिन दो पार्टियों ने भाग लिया था, जिन दो देशों ने भाग लिया था, एक देश थे फ्रांस और एक देश था पर्सा। यही दो जो थे इन्होंने ही भाग लिया और यही दो मिल के लड़ाई करी थे मेन। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन। किस वर्ष यूनान को, क्वेश्चन करा कि किस वर्ष यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। किस वर्ष यूनानियों को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। 1930 में, 32 में, 34 में कि 36 में। तो देखो 1932 का ही वर्ष था और उनको दे दिया गया था 1832, 1932 नहीं दोस्त, 1832 का ही समय था और उनको दे दिया गया था आज़ादी। जबकि इंडिया को आज़ाद होने में कितना कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि किसी संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ है। कि डेनमार्क की संधि, गैस्टिन की संधि, डेनमार्क की संधि, गैस्टिन की संधि, पाग की संधि की फ्रैंकफर्ट की संधि। किस पाग की संधि, प्राग से प्राग की संधि और फ्रैंकफर्ट की संधि। तो देखो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी 1871 में, तो फ्रैंकफर्ट की संधि के दौरान ही ना, फ्रैंकफर्ट की संधि में इंडिया का फ्रैंकफर्ट की संधि में ना जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि हंगरी की राजधानी है, हंगरी की राजधानी है, कौन सी हंगरी की राजधानी है। तुर्की, बुडापेस्ट, पर्सा के सीडान। तो आपको बताया होंगे कि हंगरी की जो राजधानी है वो है बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। अगला क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि गीजे कहाँ का प्रधानमंत्री था। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था। पर्सा के, तुर्की के, फ्रांस के सीडान के। तो देखो गीजो की बात करेगा तो गीजो जो प्रधानमंत्री था उसने फ्रांस के प्रधानमंत्री का पद लिया था। गीजो जो था वो प्रधानमंत्री फ्रांस का था। अगला क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्वेश्चन में कहता है कि सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया और सूडान, और ऑस्ट्रिया और प्रसा, सूडान और प्रसा की, तुर्की और मिस्र। तो देखो जब जब ऑस्ट्रिया और सूडान प्रसा लड़े हैं तभी जाकर सेडोवा के युद्ध में मुख्य रूप से यही दूगो लड़ने वाला था, यही दूगो जो था वो लड़ा था, ये दूगो यही दूगो था लड़ने वाला। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रिया और पर्सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि ऑटो को निम्न में से किसने कहाँ का राजा घोषित किया गया था। ऑटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था। रूस के, यूनान के, फ्रांस के, कि जर्मनी के। तो देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ना कि ऑटो को जो घोषित किया गया था वो यूनान का राजा घोषित किया गया था। ऑटो को यूनान का राजा घोषित किया गया था। ऑटो को यूनान का राजा घोषित किया गया था। आशा करेंगे कि आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए हमारे पास इतना ही क्वेश्चन था, 42 क्वेश्चन है। आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने 42 में से कितना सही किया है। भाई एक बार ज़रूर बताना ब्रो। बहुत दुख होता है जब कोई कमेंट नहीं आता, कोई लाइक नहीं आता, कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। तो यार कम से कम कर दो सब्सक्राइब मेरे भाई, तुम्ही के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ी कि अपने लिए कर रहा हूँ, तुम्ही के लिए कर रहा हूँ, तुम्ही को आराम से सुविधा होगा। तो कर दो सब्सक्राइब। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अगली वीडियो जल्दी ही आपका लेके आऊँगा, सोशल साइंस का, कोई और सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी का लेके आऊँगा, चाहे तो पॉलिटी का लेके आऊँगा, लेकिन बहुत जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए तैयार हो जाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।